नमस्कार विद्यार्थियों, आज की कक्षा में आप सबका स्वागत है। इतिहास विषय की आज की इस कक्षा से हम आपके लिए स्टार्ट करने जा रहे हैं वह बेसिक फाउंडेशन कोर्स जो आपको आगे आने वाले सभी एग्जाम्स में अंतिम रूप से सफलता दिलाएगा। जैसा कि आपको मालूम ही होगा, हमने इस पर एक अलग से वीडियो बनाया है कि किस तरीके से हमने मॉड्यूल वाइज कोर्सेज को डिजाइन किया है और हिस्ट्री का ये जो सेक्शन हम आपके साथ अब आगे चर्चा करने जा रहे हैं वह आपकी सभी जरूरतों को पूरा करेगा। इसमें चाहे आपका यूपीएससी का एग्जाम हो, चाहे पीसीएस का एग्जाम हो, ठीक है, सभी प्रकार के एग्जाम्स की जो है इसमें पूर्ति की जाएगी। और आपका जो दृष्टिकोण है, जो मैंने आपको बताया, आपको मालूम ही होगा कि किस तरीके से हम इसमें आगे बढ़ेंगे। तो आज की जो हमारी कक्षा है उसमें हम सबसे पहले बात करेंगे बेसिक यानी एनसीईआरटीज की। एनसीईआरटीज में 2 से 3 बातें जो है आज की इस क्लास में मैं आपको बताऊंगा, ताकि आगे आने वाली क्लास में आपको किस तरीके से पढ़ना है इसको लेकर क्लैरिटी हो सके और किस तरीके से हमें इसमें आगे बढ़ना है इसको लेकर भी समझ हो सके। तो इतिहास का आज हमारा जो पहला बेसिक इंट्रोडक्टरी क्लास है उसमें हम आपके साथ क्या क्या डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले एक फ्लो चार्ट के माध्यम से मैं आपको बता देता हूं कि हम इसमें आपके साथ क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। आपको याद होगा मैंने जो सबसे पहला वीडियो जिसमें हमने आपको पूरा प्रोग्राम के बारे में बताया था, उसमें हमने आपको बताया था कि किस तरीके से हमारा जो ये पूरा कोर्स है उसमें हम एनसीईआरटी, एडवांस लेवल की प्रिपरेशन, पीवाईक्यूज, करंट अफेयर्स और इसके अलावा हम इसमें आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस और एमसीक्यू प्रैक्टिस को भी शामिल करेंगे। और इसमें आपको जो नोट्स प्राप्त होगा वह हैंड रिटन भी होगा। इसमें जो नोट प्राप्त होगा वह आपका पीपीटी बेस भी होगा, पीडीएफ आधारित प्रिंटेड नोट्स भी होगा। और साथ ही साथ इसमें जो आपको पूरा का पूरा जो आपको नोट्स वगैरह दिया जाएगा उसमें आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस और करंट के साथ इसमें जोड़कर दिया जाएगा। तो देखिए सारी की सारी चीजें जो है अब मैं आपको दिखा देता हूं। सारी की सारी चीजें देखिए, सारा का सारा चीजें जो है मैंने यहाँ पे हैंड रिटन लिखा हुआ है, इसको मैं आपको समझाऊंगा और फिर उसके बाद एक एक पॉइंटर हम आपके साथ चर्चा करेंगे। और फिर उसके बाद जब हम एडवांस लेवल पर जाएंगे तो एक बार फिर से जो है इसको हम आपको हैंड रिटन प्रोवाइड करने के अलावा प्रिंटेड फॉर्म में भी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की जो हमारी बेसिक इंट्रोडक्टरी क्लास है। ठीक है, आज की जो हमारी बेसिक बेसिक प्रारंभिक बेसिक प्रारंभिक जो हमारी कक्षा है उसमें हम आपके साथ क्या क्या चर्चा करेंगे भाई। तो बेसिक आपकी प्रारंभिक कक्षा, बेसिक इंट्रोडक्टरी क्लास। तो बेसिक प्रारंभिक कक्षा में हम आपके साथ क्या क्या डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो भाई मैं आपको बताऊंगा एनसीईआरटी के बारे में। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको क्या बताऊंगा, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा एनसीईआरटी के बारे में। अब एनसीईआरटी में मैं आपको क्या क्या बताऊंगा, तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि भाई एनसीईआरटी है क्या। तो एनसीईआरटी क्या है, आप में से हो सकता है बहुत सारे विद्यार्थी जानते हो, बहुत सारे विद्यार्थी नहीं जानते, उन्होंने सुना होता है लेकिन पता नहीं होता है कि एनसीईआरटी क्या है। तो उसके बारे में चर्चा करेंगे, एनसीईआरटी क्या है। फिर उसके बाद हम इसमें चर्चा करेंगे इसका वैल्यू, इसकी महत्ता। ठीक है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है आपके एग्जाम में, और महत्ता किस रूप में देखेंगे। तो ये मैं आपको महत्ता बताऊंगा साक्ष्य के साथ। ठीक है, ये महत्ता क्या मैं बताऊंगा आपको, तो ये महत्ता मैं आपको बताऊंगा साक्ष्य के साथ। साक्ष्य मतलब हम आपको दिखाएंगे, ठीक है, हम आपको दिखाएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जिसमें 2025-2024 सबसे रिसेंट वाला, हालांकि दिखाने को बहुत पुराना दिखा सकता हूं बट 2025-2024 का मैं आपको दिखाऊंगा। मेंस के क्वेश्चन भी देखेंगे और प्री के क्वेश्चंस भी देखेंगे, और मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से जो है इसमें क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे गए हैं और किस तरीके से आपको लगातार ये मदद करेगा। तो महत्ता साक्ष्य के साथ। अब तीसरा चीज जो मैं इसमें आपके साथ डिस्कस करूंगा वो होगा कि हम इसको कैसे हैंडल करें। ठीक है, कैसे करें कि भाई एनसीईआरटी की वैल्यू पता चल गई, तो इसका हमें लाभ कैसे उठाना है। ठीक है, इसके बारे में बात करूंगा। इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई अगर आपको मालूम है कि कैसे करना है तो उसमें से कौन कौन से पॉइंट्स आपको ध्यान रखने चाहिए, किस तरीके से इसमें आगे बढ़ना चाहिए, तो इसका हमें लाभ कैसे उठाना है एनसीईआरटी का, इसके बारे में बात करेंगे। अच्छा, इसमें जो दूसरा पॉइंट जो मैं आपके साथ, मतलब चौथा वाला पॉइंट जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा वो आपका ये रहेगा कि कई बार
एक डायलेमा जो है स्टूडेंट्स के मन में आता है, एक डायलेमा जो है स्टूडेंट्स के मन में आता है और ये रहता है कि भाई एनसीईआरटी की जो बुक है, ठीक है, वो कौन सी बुक्स है, कौन सी पुस्तकें। कि कई सारे जो आपके टॉपर्स वगैरह हैं वो बोलते हैं पुरानी एनसीईआरटीज पढ़ लो, कई सारे बोलते हैं नई एनसीईआरटी पढ़ लो। और अब आप देखिएगा कि और भी नई एनसीईआरटी आ गई हैं, है ना, 2025 से नई एनसीईआरटीज के अलावा नई एनसीईआरटी, एक्स्ट्रा नई एनसीईआरटी, ठीक है, मोस्ट रिसेंट एनसीईआरटी। तो पता चला इसके तो 3 सेक्शंस हो गए, पुरानी, नई, अब एक और दोबारा नई आ गई। तो कौन सी एनसीईआरटी पढ़नी है, कैसे उसका ओरिएंटेशन होना चाहिए। और जो हम अपने क्लासेस में जो एनसीईआरटी के नोट्स, जो प्रिंटेड नोट्स, जो हैंड रिटन नोट्स और उस पर जो पूरा लेक्चर आपको प्रोवाइड कराएंगे, उसमें हम कौन सी वाली एनसीईआरटी पे ज़्यादा फोकस करेंगे, ये भी आपको बताने की ज़रूरत है। ठीक है, तो एनसीईआरटी पे चर्चा रहेगा। दूसरा जो हमारा चर्चा का केंद्र रहेगा वो हमारा रहेगा जो हमारा इंट्रोडक्शन है भाई, इतिहास। तो हाँ, इतिहास में हम, ठीक है, इतिहास में हम शुरुआत तो हम करेंगे कक्षा 6 की एनसीईआरटी, वही आपकी बेसिक है, कक्षा 6 की एनसीईआरटी। और इसमें हम क्या करेंगे, तो इसमें हम चैप्टर वाइज आगे बढ़ेंगे कि भाई जैसे मान लो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री से शुरू किया तो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में पाषाण काल आ जाएगा, तो पाषाण काल में जो एनसीईआरटी के चैप्टर्स हैं वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। फिर उसका एडवांस की तरफ हम आगे बढ़ेंगे, फिर पीवाईक्यू वगैरह करेंगे। इसी तरीके से फिर सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल, ऐसे ऐसे बढ़ते बढ़ते जाएंगे, वो मैं आपको पूरा बताऊंगा। तो कक्षा 6 की एनसीईआरटी शुरू करेंगे, लेकिन इसमें भी आपको ध्यान रखना है कि जो सबसे पहला हमारा चर्चा का विषय रहेगा वो कौन सा रहेगा, तो रहेगा इतिहास क्या है। ठीक है, इतिहास क्या है। ठीक है, आपका जो कक्षा 6 की एनसीईआरटी का जो पहला वाला चैप्टर है ना, उसमें बेसिक बात तो वैसे देखा जाए तो करी तो गई है आपकी पाषाण काल की ही, मतलब प्रारंभिक काल में मनुष्य कैसे रहता था, कहाँ रहता था, कैसे निवास करता था, क्या उसकी दशाएं थी, वो सब हम करेंगे ही। लेकिन मुख्य बात हमें यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि जो हमारा पहला वाला चैप्टर है जिसमें क्या, कैसे, क्यों, कहाँ, ऐसे करके उसका आपका हेडिंग दिया हुआ है, तो उसमें हम जो है क्या और कब, क्या और कब, इस पर जो है हम डिस्कस करेंगे, क्या और कब। ठीक है, क्या और कब या क्या और कैसे। ठीक है, तो कब की जगह यहाँ पे मेरे ख्याल से शायद कैसे दिया हुआ है, तो कैसे कर लेंगे, करेंगे तो सभी कुछ, क्या, कब, कैसे, कहाँ, सब करेंगे। तो क्या और कैसे, दो चीजें जो हम डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद आगे की क्लासेस में आपको बताया जाएगा कि कैसे जो है हमने बातें करी हैं। ठीक है, तो ये चीज़ जो है मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई हम अपना समय बचाने के लिए क्या किए हैं कि मैं आपको क्लास लेक्चर के साथ ही लिखवा भी सकता था, तो मैंने एनसीईआरटी वाला तो पहले से ही पूरा लिख लिया है, क्योंकि फिर उसमें टाइम आपका वेस्ट नहीं होगा। तो पूरा आपका हैंड रिटन है, उसको मैं समझाता जाऊंगा। एडवांस में कुछ और चीज़ें मैं आपको लिखवा दूंगा, तो उसमें दोनों चीज़ें रहेंगी, लिखा हुआ भी रहेगा और लिखवा के भी मैं आपको समझाऊंगा, ताकि हमारा जो है कम से कम क्लासेस में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवरेज हो सके, क्योंकि इतिहास का सिलेबस बहुत बड़ा है। ठीक है, तो देखो भाई, एनसीईआरटी क्या है, इसकी महत्ता, इसको कैसे करना है और कौन सी पुस्तकें। सबसे पहले इस सेक्शन को ले लेते हैं। सबसे पहले मैं इसका एक बेसिक ओवरव्यू बता देता हूँ, फिर एक एक करके जो है हम इस पे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। आप में से बहुत सारे लोग वैसे जानते भी होंगे, बट फिर भी बता देता हूं, क्या पता किसी को ना मालूम हो कि जब हम बात करते हैं एनसीईआरटीज की, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि एनसीईआरटी जो है वो एक राष्ट्रीय संस्था है। ठीक है, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग इसका नाम है। ठीक है, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग मुख्य रूप से किसके लिए काम करती है, तो भारत में जो स्कूली, ठीक है, स्कूली शिक्षा है, कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक की शिक्षा, इसमें उसका पाठ्यक्रम, करिकुलम डिजाइन उसे कहा जाता है, पाठ्यक्रम निर्माण में, पुस्तक निर्माण में काम करने वाली यह महत्वपूर्ण संस्था है, जिसमें बच्चों की स्कूल की जो किताबें होती हैं वो राष्ट्रीय स्तर पर किसके द्वारा तैयार की जाती हैं, एनसीईआरटी के द्वारा तैयार की जाती हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपके मन में ये उठना चाहिए कि अगर मान लो ये स्कूली बच्चों की किताबें, तो इसका हमसे क्या मतलब है। हम तो भाई पीसीएस की तैयारी करने वाले, हम यूपीएससी की तैयारी करने वाले, हमें आईएएस बनना है, एसडीएम बनना है, ये बनना है, वो बनना है। स्कूल के बच्चों की किताब क्यों पढ़ें, स्कूल का बच्चा देख के हम हंसने लगेगा, ये लोगों छोटे बच्चे किताब पढ़ रहे हैं, ये अंकल जी क्या करेंगे जीवन में, आंटी जी क्या करेंगे जीवन में। बट हमें ध्यान रखना है कि इसमें भी कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि सबसे पहले पॉइंट जो आपको मालूम ही होगा कि भाई सरकारी स्रोत है ये, ठीक है, इट इज़ अ गवर्नमेंट सोर्स। तो नेचुरल बात आप ध्यान रखिएगा कि अगर यूपीएससी या पीसीएस क्वेश्चन बनाने की तरफ जाएगा
किसी भी पोर्शन में, हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, पॉलिटी में, इकोनॉमी या किसी भी दूसरे सेक्शन में, अगर वो क्वेश्चन बनाने के लिए गया तो सबसे पहला सोर्स कौन सा होगा? एनसीईआरटी ही सबसे पहला सोर्स होगा। तो याद रखिएगा, प्रश्नों का सबसे प्रमाणिक सोर्स क्या है? एनसीईआरटी। प्रश्नों के उत्तर का सबसे प्रमाणिक सोर्स क्या है? एनसीईआरटी। कि भाई किसी क्वेश्चन का आंसर देखना है तो कौन सी किताब से? एनसीईआरटी किताब से। किसी चीज को जानना है तो कौन सी किताब से? एनसीईआरटी किताब से। समझ रहे हैं? और सबसे बड़ी बात क्या है कि एनसीईआरटी के लाभ बच्चों के लिए लिखी गई है ना, कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 के बच्चों के लिए लिखी गई है। तो अगर मान लो कोई नॉन हिस्ट्री बैकग्राउंड का स्टूडेंट है ना, मान लो किसी ने साइंस में पढ़ाई करी है, बीटेक किया है, या इसी प्रकार का कोई दूसरा टेक्निकल डिग्री हासिल किया है, हो सकता है इतिहास से उसका पाला ही ना पड़ा हो, है ना, हो सकता है उसने क्लास 6, 7, 8 में इतिहास पढ़ा हो या 9, 10 में पढ़ा हो, उसके बाद कभी पढ़ा ही ना हो, और हो सकता है उसको जो है ग्रेजुएशन किए हुए भी काफी समय हो चुका हो, तो इतिहास से तो उसका कोई पाला नहीं। तो कैसे इतिहास को समझे? अब पता चला यूपीएससी का सिलेबस उठा के हमने उसे बताना शुरू कर दिया, है ना, हमने जो है उपिंदर सिंह की किताब उसके उठा कर दे दी कि लो बेटा इसको पढ़ लो, और सतीश चंद्र की किताब दे दी, शेखर बंदोपाध्याय, सुमित सरकार, ठीक, जीसी लियोंग, सॉरी ज्योग्राफी वाला हो गया वो, तो हमने जो है नॉर्मन लोबे, तो ये सब उठा के किताबें उठा के देनी शुरू कर दी। पता चला उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि वो एडवांस बुक्स हैं, उसमें पहले से ही जो है मान के चल रहा है कि बच्चों को बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी। तो अगर बेसिक अंडरस्टैंडिंग किसी को क्लियर करना है तो कौन सी किताब पढ़ेगा? एनसीईआरटी किताब ही पढ़ेगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, ये इसकी क्या है? महत्ता है। और ये महत्ता साबित करूंगा मैं आपको क्वेश्चंस के माध्यम से। क्वेश्चंस का मैं आपको सैंपल दिखाऊंगा कि कैसे कैसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे, सीधा सीधा उठाया एनसीईआरटी से, इनडायरेक्ट क्वेश्चन आए, मैप चित्र पे क्वेश्चंस आए हैं, ठीक, और इसी के आधार पर जो है हमें अपनी तैयारी को रखना है। जैसे कि मैंने आपको बताया, हम एक अलग से इस पे वीडियो बना चुके हैं, मेरे ख्याल से आपने उसको देखा ही होगा, कि हमारा पूरा का पूरा जो कोर्स डिजाइन है वो ऐसे ही किया गया है कि भाई बेसिक इंट्रोडक्शन वाली किताब एनसीईआरटी उसमें शामिल है, एडवांस से पहले एनसीईआरटी पे बात की जाएगी, फिर उसके बाद जो है आपका पीवाईक्यू, करंट अफेयर्स और बाकी की भूमिका आएगी। तो एनसीईआरटी का लाभ भी हमें इसी प्रकार से करना है। अब इसे कैसे पढ़ना है वो मैं आपको बताऊंगा, और इसमें कौन सी किताबें पढ़नी है ये भी हम आपको बताएंगे, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम इसमें फोकस करेंगे नई एनसीईआरटी की। नई एनसीईआरटी मतलब जो 2005 के करिकुलम के हिसाब से बनाई गई हैं। अब 2023 के बाद तो नई आ गई, तो फिलहाल पूरी तरीके से आई नहीं है, क्लास 6 की आई है, क्लास 7 की आई है, अभी धीरे धीरे वो आएंगी, जब वो पूरी आ जाएंगी उसके बाद तब उसे देखा जाएगा। तो फिलहाल जो है हम बात करेंगे नई एनसीईआरटी की, कौन सी होंगी वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस सेक्शन को जो है कर लेते हैं, फिर उसके बाद जाएंगे इतिहास के सेक्शन की तरफ। ठीक है, तो एनसीईआरटी के बारे में मैंने आपको बताया, एनसीईआरटी का परिचय और इसका महत्व देखिए। तो एनसीईआरटी का फुल फॉर्म क्या बताया मैंने आपको? नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ठीक है, अब इसका हिंदी अनुवाद जानने की जरूरत नहीं, हिंदी अनुवाद करना हो तो कर लीजिएगा, किताब में देख लीजिएगा, पूछने वाला नहीं है। अब मुख्य रूप से क्या है, ये एक सरकारी संस्था है, और सरकारी संस्था के साथ ही स्वायत्त संस्था है। सरकार इसके आंतरिक क्रियाकलाप में ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करती है। मुख्य कार्य क्या है? तो शिक्षण के क्षेत्र में अनुसंधान काम करती है। अनुसंधान में भी क्या? तो पुस्तक लेखन का कार्य, जिसमें कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 की जो किताबें होती हैं उनके लेखन का कार्य इनके द्वारा किया जाता है। इसके अलावा ये शिक्षक ट्रेनिंग का भी काम करती है कि भाई स्कूल में जो पेडागोगी होगी, जो स्कूल में करिकुलम डिजाइन के हिसाब से बच्चों को पढ़ाया जाएगा तो उसको कैसे पढ़ाना चाहिए। आजकल ऑनलाइन एजुकेशन का जो है वर्चस्व बढ़ता जा रहा है, बच्चे ऑनलाइन एजुकेशन के प्रति अपने आप को ज़्यादा सहज महसूस कर रहे हैं, तो ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन को कैसे इंटीग्रेट किया जाए, दोनों को कैसे शामिल किया जाए, इस पर भी जो है एनसीईआरटी काम कर रहा है। तो लगातार इस पर काम चलता रहता है। हमारा फिलहाल फोकस है पुस्तक पे। ठीक है, तो ये आपका हो गया बेसिक परिचय एनसीईआरटी का। अब महत्व, तो भाई महत्व यूपीएससी के परीक्षा मैंने आपको बताया कि सबसे पहला चीज क्या है? सरकारी स्रोत है। यानी अगर जो है यूपीएससी या पीसीएस क्वेश्चन बनाने जाएगा तो किससे बनाएगा? एनसीईआरटी से बनाएगा। और चूंकि ये सरकारी स्रोत है इसलिए आप इसे बिना डाउट के पढ़ सकते हैं। आपके मन में कोई भी डाउट इसमें नहीं होना चाहिए कि भाई जो मैं पढ़ रहा हूँ कहीं ऐसा तो नहीं है, गलत है इंफॉर्मेशन। हालांकि देखो मैं आपको बता देता हूँ कि ऐसा नहीं है कि एनसीईआरटी में 100% सही बातें लिखी हुई हैं। 100% तो कोई भी चीज़ फुल प्रूफ नहीं होती। ठीक है, तो 2-4 गलतियां तो एनसीईआरटी में भी हैं। ठीक है, वो तो
खैर होता ही, ह्यूमन एरर कभी हो जाता है, लेकिन फिर भी 90% चांसेस यही रहते हैं कि भाई इसमें सबसे सही होता है। ठीक है, तो आप बिना शंका के से पढ़ सकते हैं। और चूंकि सरकारी स्रोत है इसलिए प्रश्नों का स्रोत है। और स्पेशली याद रखिएगा कि अगर आप तकनीकी पृष्ठभूमि के विद्यार्थी हैं, आप क्या हैं, तकनीकी पृष्ठभूमि के विद्यार्थी, आप किसमें से आते हैं, आप टेक्निकल बैकग्राउंड से आते हैं। तो भाई टेक्निकल बैकग्राउंड के हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने हो सकता है बीटेक किया हो, ठीक है, आपने हो सकता है बीसीए किया हो, आपने हो सकता है बीडीएस किया हो, एमबीबीएस किया हो, है ना, ऐसी बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल करी हो। और हो सकता है कि आपका जो है इतिहास से पाला ना पड़ा हो, तो कैसे समझ में आएगा। तो एनसीईआरटी इज द प्राइमरी सोर्स, बेसिक्स के लिए इंपॉर्टेंट है। और चूंकि बच्चों के लिए लिखी गई है तो आसान भाषा में है, ठीक है, एग्जाम्पल्स के माध्यम से इसमें बताया जाता है, तो इसको समझना आसान है, चीज़ों पे पकड़ बनानी आसान है। ठीक है, ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ। अब चूंकि एनसीईआरटी का महत्व तो कैसे उठाना है, तो मैंने आपको बताया कि भाई अगर एनसीईआरटी आपको, अच्छा इसमें एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ कि भाई देखो, पिछली बात से मैं इस बात को जोड़ता हूँ, पिछली बात से मैं इस बात को जोड़ता हूँ कि एनसीईआरटी किसके लिए लिखी गई है, स्कूली बच्चों के लिए। किसके लिए लिखी गई, स्कूली बच्चों के लिए। तो अगर स्कूली बच्चों के लिए लिखी गई है तो क्या आपको स्कूली बच्चों के समान ही इसको पढ़ के एग्जाम देने जाना है? क्या इसमें आपका जो है हाफ ईयरली एग्जाम होगा, क्या आपका जो है इसमें ईयरली एग्जाम होगा, क्या आपका जो है इस तरीके से एग्जाम होगा? तो ऐसा नहीं है। दूसरी बात आप समझिए कि भाई ये किताब लिखी गई स्कूल के बच्चों के लिए, तो क्या इसे 100% पूरा का पूरा पढ़ना जरूरी है? तो इसका जवाब है नहीं। हमें केवल और केवल उसी सेक्शन को पढ़ना है जो हमारे यूपीएससी के एग्जाम के लिए है। आगे मैं आपको बताऊंगा कि भाई जब हम इतिहास की बात करते हैं तो इतिहास हमारे लिए वही महत्वपूर्ण है जो हमें यूपीएससी परीक्षा में सफलता दिलाए। इतिहास पढ़ने वाले आपको हजारों लाखों मिल जाएंगे। इतिहास स्कूलों में पढ़ा जाता है, इतिहास यूनिवर्सिटीज में पढ़ा जाता है, इतिहास एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में पढ़ा जाता है, ठीक है, म्यूजियम, आर्कियोलॉजी, इन एरियाज में पढ़ा जाता है। तो हर किसी का इतिहास पढ़ने का नजरिया अलग होता है। आपका इतिहास पढ़ने का नजरिया क्या है? एकदम प्रोफेशनल। इतिहास इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इससे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, यूपीएससी में आपसे इससे क्वेश्चन पूछेगा। तो इसीलिए अगर एनसीईआरटी से अगर आपको लाभ लेना है तो ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है, इसे आपको पाठ्यक्रम के हिसाब से पढ़ना है। ठीक है, आपको ट्रायंगल के बारे में पता होगा, नहीं पता हो तो मैं बता देता हूं भाई। ट्रायंगल जो है यूपीएससी का काम करता है। ट्रायंगल कौन सा वाला है? तो ट्रायंगल होता है आपका यूपीएससी की सफलता का सबसे पहला चीज पाठ्यक्रम। ठीक है, सिलेबस बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए, चाहे वो प्रारंभिक परीक्षा का हो चाहे मुख्य परीक्षा का हो। ठीक, दूसरा चीज पीवाईक्यू अच्छे से पता होना चाहिए, चाहे वो प्रारंभिक परीक्षा के हों चाहे मुख्य परीक्षा के हों। और तीसरा चीज करंट जो है उससे आपका अच्छी पकड़ होनी चाहिए। ये यूपीएससी की परीक्षा का गोल्डन ट्रायंगल है। इट्स अ गोल्डन ट्रायंगल ऑफ यूपीएससी एग्जाम। ठीक, अब कोई स्टूडेंट क्या कहेगा, अरे सर जी इतिहास में कहाँ से करंट आ गया? तो आपकी जो गलत फहमी को मैं दूर कर दूं कि भाई हर साल जो है इतिहास में करंट से क्वेश्चन पूछता है। जीआई टैग इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, भौगोलिक संकेतक। ठीक है, यूनेस्को की लिस्ट सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। अगर मान लीजिए देश के प्रधानमंत्री जी किसी यात्रा पे गए, जैसे अभी कुछ दिन पहले आपने सुना होगा तमिलनाडु में गए वो, ठीक, गंगई कोंड चोलपुरम टेम्पल्स 1000 साल उसको पूरे हुए, तो गंगई कोंड चोलपुरम टेम्पल क्वेश्चन आएगा। चोला एम्पायर क्वेश्चन आएगा, चोल की स्थानीय व्यवस्था क्वेश्चन। तो करंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लग रहा है कि करंट का संबंध केवल मान लो इकोनॉमी से है, पॉलिटी से है, तो आप गलत समझ रहे हैं। इतिहास से भी क्वेश्चन करंट में आता है। ठीक है, तो ये ट्रायंगल याद रखिएगा। यही आपका एनसीईआरटी से लाभ की शर्तें हैं कि भाई पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ना है, जो प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा में जो आपका पाठ्यक्रम है उसके हिसाब से आपको जाना है। तो चाहे पीटी का हो चाहे आपका मेंस का हो, चाहे पीटी का हो चाहे आपका मेंस का हो, उसके हिसाब से आपको पाठ्यक्रम के हिसाब से चलना है। दूसरा पीवाईक्यू के हिसाब से चलना है, पीटी का, मेंस का। और तीसरा चीज क्या है कि इसमें आपको जो है क्रमिकता के हिसाब से पढ़ना है और लिंकेज बना के पढ़ना है। इसका मतलब क्या हुआ? तो क्रमिकता और लिंकेज बनाने का मतलब ये हुआ, इसको मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं। ठीक है, कि भाई क्रमिकता और लिंकेज का मतलब क्या हुआ? तो क्रमिकता और लिंकेज का मतलब ये हुआ कि इसमें जो हम आपके साथ जो पढ़ाई करेंगे, जिसमें हम आपको एनसीईआरटी के अलावा एडवांस का जो पोर्शन है उसको भी
शामिल करेंगे तो हम इसमें एनसीईआरटी को कैसे कवर करेंगे इसका भी मैं आपको बता देता हूं। क्रमिकता और लिंकेज, क्रमिकता व लिंकेज, ये कैसे होगा भाई? तो देखो, हमारा जो फोकस रहेगा वो रहेगा आपका कक्षा 6 से लेकर 12, कक्षा 6 से लेकर 12 की एनसीईआरटी, इस पे हमारा फोकस रहेगा। क्लास 6 से लेकर 12 की एनसीईआरटी। अब इसमें आपको मैं बता देता हूं कि इसमें जो आपकी क्लास 6 की एनसीईआरटी है वो आपकी है प्राचीन भारत की। जो आपकी 7th क्लास की एनसीईआरटी है वह है आपकी मध्यकालीन भारत की, मध्यकालीन भारत की। जो आपकी 8th क्लास की एनसीईआरटी है वह है आपकी आधुनिक भारत की। ठीक है, इस तरीके से यह है। इसी तरीके से आपकी जो 9th 10th और 11th की जो एनसीईआरटी है, ये जो एनसीईआरटी है इसमें वर्ल्ड हिस्ट्री और भारतीय इतिहास कंबाइन करके दिया है। ठीक है, इसमें क्या दिया है? विश्व इतिहास एज वेल एज भारत का इतिहास, तो इसमें कंबाइंड करके दिया है, ऐसे करके इसमें दिया है। ठीक, विश्व इतिहास का सेक्शन और भारत के इतिहास का सेक्शन दिया है। इसके बाद जो क्लास 12 की जो आपकी एनसीईआरटी है वो आपकी 3 है। ठीक है, तो वो इस तरीके से चलती है। क्लास 12 की एनसीईआरटी का पार्ट 1 भाग 1 ये आपका प्राचीन भारत से है। 12th की एनसीईआरटी का भाग 2 ये आपका मध्यकालीन भारत से है। 12th की एनसीईआरटी का, ठीक है, भाग 3 ये आपका आधुनिक भारत से है। तो इस तरीके से इसमें है। हमारा अप्रोच क्या रहेगा? तो हमारा अप्रोच जोड़ के चीजों को पढ़ने का रहेगा। जोड़ के पढ़ने का चीज का मतलब क्या हुआ कि अगर मान लो क्या करेंगे ही, प्राचीन भारत से क्लास शुरू हुई, तो प्राचीन भारत से क्लास शुरू हुई तो प्राचीन भारत की जो एनसीईआरटी के जो चैप्टर्स हैं वो हम एक साथ कवर करेंगे। ठीक है, अध्यायवार, है ना। कि अगर मान लो पाषाण काल सबसे पहले पढ़ा तो पाषाण काल का जो जो सेक्शन, जो जो पार्ट आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है, चाहे वो क्लास 6 की एनसीईआरटी में दिया हो, चाहे वो 12th की एनसीईआरटी में दिया हो, चाहे वो 9th 10th 11th की एनसीईआरटी में दिया हो, सबको एक साथ पढ़ लेंगे। ठीक है, उसमें किसी भी तरीके का ये नहीं रहेगा कि बाद में पढ़ा जाएगा, सबको एक साथ पढ़ लेंगे। इसी तरीके से मध्यकालीन भारत में भी यही करेंगे कि 7th की एनसीईआरटी और 12th की एनसीईआरटी। ठीक है, आधुनिक में भी करेंगे 8th की एनसीईआरटी और 12th की एनसीईआरटी। इसमें जो है हम सबको साथ लेके चलेंगे कि भाई सारी बातें एक जगह शामिल हो जाए ताकि हमारे नोट्स अच्छे से बन जाए। ठीक है, तो क्रमिकता और लिंकेज का मतलब ये हुआ कि क्लास 6 से लेकर क्लास 12 की एनसीईआरटी में अलग अलग साल की एनसीईआरटी अलग अलग सब्जेक्ट्स पोर्शंस को कवर करती है। तो जो जो सब्जेक्ट पोर्शंस को कवर करने वाली एनसीईआरटी है उनको हम एक साथ लेके चलेंगे ताकि किसी तरीके का कंफ्यूजन ना हो। हाँ, ऑब्वियसली इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि इसमें बेसिक्स पहले क्लियर किया जाएगा, है ना। कि भाई क्लास 6 की एनसीईआरटी में सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जो लिखा होगा वो बहुत बेसिक लिखा होगा। क्लास 12 की एनसीईआरटी में सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में लिखा होगा जो एडवांस लेवल का लिखा होगा। तो ऑब्वियस से पहले क्लास 6 की एनसीईआरटी को कवर किया जाएगा, फिर उसके बाद 12th की एनसीईआरटी को कवर किया जाएगा। ठीक है, तो बेसिक से लेकर हम एडवांस की तरफ बढ़ेंगे, शून्य से लेकर हम शिखर की तरफ बढ़ेंगे, और उसमें सबको जोड़ते हुए लिंकेज बनाते हुए हम पढ़ेंगे। होपफुली आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब बात आती है हिस्ट्री एनसीईआरटीज और पीवाईक्यूज के सैंपल की, जो मैंने आपको वैल्यू बताई थी। तो यहाँ पे जो है मैंने आपको केवल सैंपल दिया है, केवल एग्जाम्पल है, जिसमें क्लास 6 और 7th की एनसीईआरटी के बारे में आपको बताया गया है। और इसमें जो है प्रश्न 3 तरीके के लेवल्स पे पूछे गए हैं। सबसे पहला जो पूछा गया है वो सीधे सीधे प्रश्नों का एक वो है। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चंस आया, सीधा एनसीईआरटी से लिफ्ट किया है, सीधा एनसीईआरटी से उठाया। दूसरा क्या है, इन्फरेंस वाले क्वेश्चन आए। इन्फरेंस का मतलब क्या हुआ कि भाई हिंट सा दिया हुआ था कि भाई एनसीईआरटी में कोई मैप वगैरह दे रखा है, एनसीईआरटी में कोई चित्र वगैरह दे रखा है, तो उस चित्र या मैप से जो है डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आया लेकिन इनडायरेक्ट क्वेश्चन आ गया। तो इन्फ्रेंस वाले, मैप्स वाले, ठीक, इसमें अध्ययन करेंगे, अच्छे से अध्ययन करेंगे तो क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, कोई टेबल वगैरह दिया है उसका अध्ययन करेंगे तो क्वेश्चन मिलेगा। और तीसरा चीज क्या है, इनडायरेक्ट क्वेश्चन आया है, कोई वर्ड वगैरह दिया है उसकी व्याख्या पे क्वेश्चन आ गया। जैसे क्लास 7th में हुंडी शब्द दिया हुआ है। ठीक है, मेरे ख्याल से शायद क्लास 7th की किताब है या शायद 6th की किताब है, उसमें आपको जो है बौद्ध धर्म में कई सारे सिद्धांत मिलते हैं, तो उन सिद्धांतों पे क्वेश्चन आया है।
समझ रहे हैं? तो इस तरीके से वर्ड्स पे भी, टर्मिनोलॉजीज पे भी क्वेश्चन आता है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल, मैं अगर चाहूं तो अलग से भी इस पे पूरा वीडियो बना सकता हूं, बट ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो केवल कुछ सैंपल्स ही मैं आपको दिखाऊंगा ताकि आप इसका महत्व समझ सकें। ठीक है, जैसे देखो ये 2025 का यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, ये कौन सा क्वेश्चन है? यूपीएससी का पीटी का एग्जाम है, पीटी का 2025 का। इसमें अर्घट नाम के उपकरण पे क्वेश्चन पूछा था, हालांकि रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, 2016 में भी इस पे सेम क्वेश्चन आया था, अर्घट। अब ये जो अर्घट वाला जो रेफरेंस दिया हुआ है, ठीक है, अर्घट वाला जो आपको रेफरेंस दिया हुआ है वो आपको क्लास 7th की एनसीईआरटी में दिया हुआ है। अर्घट वाला जो आपको रेफरेंस दिया हुआ है वो आपको क्लास 7th की एनसीईआरटी में दिया हुआ है, देखो यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, ये रहा, ये आपको क्लास 7th की एनसीईआरटी में चित्र दिया है, उसका नाम जो है रहट है। ठीक है, रहट लिखा हुआ है, लेकिन अगर आप इसका स्टडी करेंगे, इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसी रहट को पर्शियन व्हील या घटी यंत्र या अर्घट कहा जाता था। तो इस पे 2 बार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया जो आपको क्लास 7th की एनसीईआरटी में दिया है। इसी तरीके से देखो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन, ये तो होगा, 2 क्वेश्चन मैंने बता दिया, 2025 2016। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये आपका जो है 2025 के यूपीएससी के पीटी में आया है, जिसमें पूछा गया है कि भाई कौन कौन सी फसलें जो हैं, कौन कौन सी सब्जी वगैरह या फसल वगैरह पुर्तगाली लेके आए थे, पपीता, अनानास, अमरूद। ऐसा ही सेम क्वेश्चन आपका 2024 में भी आया था, इससे पहले भी आया है, 3 बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है कि भाई कौन सा वृक्ष जो है देसी है, काजू, पपीता, रक्त चंदन वगैरह। ये वाला भी आप देखिएगा कि आपका रेफरेंस जो है, अच्छा इसके अलावा ये वाला 2023 का मेंस का क्वेश्चन कि भाई सल्तनत काल में जो तकनीकी बदलाव किए गए थे वो क्या थे, और उन तकनीकी बदलाव ने भारतीय समाज को कैसे प्रभावित किया। तीनों का तीनों आप देखिएगा कि किससे संबंधित है। ये क्लास 7th की एनसीईआरटी का जो है एक स्क्रीनशॉट है जो मैंने लगाया है, कक्षा 7 की एनसीईआरटी का, क्लास 7th की एनसीईआरटी का जो है ये एक स्क्रीनशॉट है, जिसमें आपको बताया गया है कि भाई मध्यकालीन भारत में जो आपका 750 से लेकर 1750, क्लास 7th की एनसीईआरटी इसको यही बोलती है, 750 टू 1750 तक का जो इतिहास है 1000 साल का, उन 1000 साल के इतिहास में किस तरीके के बदलाव देखे गए। तो प्रौद्योगिकी आई, सिंचाई में राहत आया, कटाई में चरखा आया, युद्ध में आग्नेय अस्त्र आए, ठीक, नए प्रकार का खान पान आया, आलू, मक्का, मिर्च, चाय, कॉफी वगैरह, और ये सब जो है कई सारे परिवर्तनों को लेके आए। इसी से यूपीएससी ने आपका क्वेश्चन पूछ रखा है। देख रहे हैं भाई कितने क्वेश्चन है? तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ठीक है, ये 5 हो गया। तो लगातार रिपीट भी हो रहा है और नए नए क्वेश्चन भी पूछ रहा है। तो ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये सीधा सीधा डायरेक्टली लिफ्ट किया गया है एनसीईआरटी से, ये आपका इंपॉर्टेंस हो गया। अच्छा ये वाला क्वेश्चन देखो, ये 2025 का यूपीएससी के पीटी में आया है कि इसमें आपको 16 महाजनपद के बारे में दिया गया है, अश्मक, काम्बोज, अवंती, कौशल, और पूछा है कि भाई कौन सी नदियों के किनारे ये अवस्थित था। ये एक क्वेश्चन पूछा गया है। अब ये कक्षा 6 की एनसीईआरटी में एक मैप दिया हुआ है जिसमें आपको जो है विविध प्रकार की नदियां दी हैं। अब आप पूछेगा कि भाई नदियों का क्या काम, महाजनपद तो दिया नहीं है। तो लो भाई, ये कक्षा 6 की एनसीईआरटी में यही सेम चीज है, यहाँ पे नदी दी है, ठीक है। ये अगला वाला मैप देखिएगा तो यहाँ पे जो है महाजनपद और नदी दोनों दी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भाई गंधार यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, कौशल आपको दिखाई दे रहा है, अवंती दिखाई दे रहा है, इसकी नदियां दिखाई दे रही हैं। तो इसके आधार पर इस क्वेश्चन को आप करने का अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, जिसमें विपास जो है वो आपका वैदिक काल का नदी का नाम के आधार पर दिया गया है, लेकिन फिर भी आप इस क्वेश्चन को जो है करने का अटेम्प्ट कर सकते हैं। वो कॉन्फिडेंस ला सकते हैं क्वेश्चन को हल करने का, अगर आपको इसके बारे में पता हो, ठीक है। जैसे होता है ना कि भाई हल्का सा भी हिंट पता हो तो हम क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, और अगर बिल्कुल भी हिंट पता ना हो तो हम क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। तो एनसीईआरटी पढ़ने का सबसे ज्यादा लाभ ये होता है कि आप क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं, आपको आइडिया होगा कि हाँ चलो ठीक है, कम से कम मैं ऐसा कर सकता हूँ कि भाई 50% 70% क्वेश्चन सही कर ले जाऊँ, फिर अपने इंटरनल गट्स के बेसिस पे उसके और सही करने की कोशिश करूँ। तो इस आधार पे आप क्वेश्चन को हल करने का एक प्रयास कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कहाँ से आया है? आपका एनसीईआरटी से आया है, इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चन है। ये हो गया। ऐसे देखो ये वाला क्वेश्चन, ये 2021 में यूपीएससी के पीटी में आया था, जिसमें आपको कुछ स्थान दिए हुए हैं, बुर्जहोम, चंद्रकेतुगढ़ और गणेश्वर, और पूछा है कि वो ख्याति किस कारण से है, ठीक है। हालांकि ये रिपीटेड क्वेश्चन भी है कि इसमें जो है गणेश्वर और चंद्रकेतुगढ़ और बुर्जहोम तीनों ही पिछले सालों में पूछे जा चुके हैं, लेकिन फिर भी आप देखिएगा कि एनसीईआरटी में क्लास 6 की एनसीईआरटी का जो मैप है वहाँ पे आपको देखो
बुर्जहोम भी दिखेगा, इनाम गांव भी दिखेगा। तो इस तरीके के जो स्थल हैं उस पे लगातार क्वेश्चन आता है जो आप यहाँ पे हल कर सकते हैं। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखिए, ऐसे देखो, ये वाला रिपीटेड क्वेश्चन है ना। 2021 में चंद्रकेतुगढ़ बुर्जहोम, बुर्जहोम आपके मैप में दिया हुआ है, और चंद्रकेतुगढ़ जो है आप देखिए यहाँ पे 2024 में, ठीक है, 2024 में यूपीएससी के पीटी में पूछा था चंद्रकेतुगढ़। तो अगर आपने पीवाईक्यू अच्छे से अध्ययन किया होगा तो कम से कम ये दो जो हैं आप निकाल सकते हैं। बाकी सिंधु घाटी सभ्यता वाला चैप्टर पढ़िएगा ना, एनसीईआरटी वाला, तो उसमें गणेश्वर के बारे में भी दिया है। ठीक है, ताम्र पाषाण काल का जो है ये एक है जिसका सिंधु घाटी सभ्यता के साथ व्यापार चलता था। तीनों का तीनों आप एनसीईआरटी से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है। ऐसे ही देखिए इनाम गांव यहाँ पे दिया है ऐसे करके। ठीक है, तो कई सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिसको किया जा सकता है एनसीईआरटी के बेस पे। देखो ये इनाम गांव का कक्षा 6 की एनसीईआरटी में दिया हुआ है। इसी तरीके से वाला देखो, ये 2024 में यूपीएससी का पीटी का पेपर है। यहाँ पे उपनिषदों पे क्वेश्चन पूछा है। कह रहा है कि उपनिषदों में कोई पैराबल यानी नीति कथा नहीं है। फिर कह रहा है उपनिषद की रचना पुराण से ही पहले हुई। तो ये आपका वैदिक काल और उसके बाद के साहित्य के काल से संबंधित है। सीधा सीधा एनसीईआरटी से उठाया। देखो ये वाला किताब है एनसीईआरटी, ये आपका जो है क्लास 6 की एनसीईआरटी है। उपनिषदों के बारे में दिया हुआ है, ये आपका कक्षा 6 की एनसीईआरटी से आया है। किससे आया है? कक्षा 6 की एनसीईआरटी से आया है। तो यहाँ पे दिया है उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथ का हिस्सा है। ठीक है, इसका संकलन उपनिषदों से हुआ है। ठीक, फिर उसके बाद कैसे जो है विचार आए विद्यार्थियों के बीच, बातचीत का संकलन है, यानी इसमें कई कहानियां मिलती हैं। जैसे देखो ये कहानी बुद्धिमान भिखारी कहानी दी है। तो इस तरीके क्वेश्चन जो है आप हल कर सकते हैं। अब पैराबल क्या होता है, नीति कथा क्या होता है, वो तो हम पढ़ेंगे तब बताऊंगा मैं आपको, लेकिन ये क्वेश्चन एनसीईआरटी से किया जा सकता है। ठीक है, ऐसे ही वाला 2020 का क्वेश्चन कि भाई कौन सा शासक अभिलेखों के माध्यम से अपनी प्रजा को परामर्श दे रहा है। तो ये वाला क्वेश्चन भी जो है आपका अशोक के धम्म क्लास 6 की एनसीईआरटी से आया है। ठीक, ये देखो अपनी प्रजा के लिए अशोक के संदेश, कक्षा 6 की एनसीईआरटी से डायरेक्ट इसको लिफ्ट किया गया है। ठीक है, सीधा सीधा इसमें लिखा है कि कौन शासक अपनी प्रजा को अपने अभिलेखों के माध्यम से संदेश दे रहा है, अशोक दे रहा है। ठीक है, सीधा सीधा क्वेश्चन। ऐसी देखो ये वाला अशोक के शिलालेख 2022 के यूपीएससी के पीटी में आया था, कहाँ पे अवस्थित है? तो ये आपका मैप है क्लास 6 की एनसीईआरटी में, उसमें दिया हुआ है। ठीक है, मैप देखिए, स्टेट लगाइए, आराम से आंसर निकाल सकते हैं। सीधा सीधा यहाँ पे दिया है, धौली, एरागुड़ी, जौगर, कलसी, सब आपको इसमें मिल जाएगा। ठीक है, ये भी दिया हुआ है। ऐसे देखो ये वाला क्वेश्चन 2020 का जो है यूपीएससी का पीटी का है। पाणनी जो है किससे संबंधित है? अमर सिंह, कालिदास, इस सब पूरा एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ये देखो पाणनी के बारे में दिया है क्लास 6 की एनसीईआरटी में। ऐसे गुप्त काल में आप जाइएगा ना तो उसमें भी दिया है। ठीक है, मैंने कुछ ही रेफरेंस लगाया है, बाकी सब आपको मिल जाएगा। इसके अलावा देखो ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, बोधिसत्व की अवधारणा। तो बोधिसत्व की अवधारणा जो है आपको क्लास 6 की एनसीईआरटी में डायरेक्ट दी है। सीधा सीधा क्वेश्चन, कम से कम 2 बार इसमें पूछा है कि भाई बोधिसत्व कौन होते थे। ठीक है, महायान का है कि हीनयान का है, इससे संबंधित ये बोधिसत्व की अवधारणा 2019 में भी आया था, 2016 में भी आया था। सीधा सीधा एनसीईआरटी से आया है, ये आपका क्लास 6 की एनसीईआरटी में दिया है। बोधिसत्व की अवधारणा, बोधिसत्व कौन होता है, ठीक है, कौन से सेक्ट से संबंधित है, हीनयान से है कि महायान से, पूरा इसमें दिया हुआ है। ठीक, ऐसे ही वाला 2016 में आया था। ये मध्यकालीन भारत के इतिहास में तमिल, सिद्ध और लिंगायत कहाँ के थे। ठीक है, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे, तमिल के थे कि कहाँ से थे। तो ये आपका बसवन्ना का वीर शैववाद क्लास 7 की एनसीईआरटी में दिया है। ठीक है, किस में दिया है? कक्षा 7 की एनसीईआरटी में दिया है। क्लास 7 की एनसीईआरटी में डायरेक्ट दिया हुआ है, वहां से इसको लिफ्ट किया गया है। ठीक है, ये वाला नाथ सिद्ध योगी। अभी आपका 2025 का यूपी पीसीएस का हुआ ना एग्जाम, उसमें भी भक्ति संतों पे क्वेश्चन आया था कि भाई भक्ति संतों को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना था। तो वो क्वेश्चन भी सीधा सीधा एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि भाई भक्ति संतों के बारे में उनका टाइम पीरियड के साथ दिया हुआ है, उसको आप पढ़िएगा तो आराम से जो है उसको सॉल्व कर ले जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक, ऐसे देखो ये 2016 में बंजारों पे क्वेश्चन आया था। ठीक, तो बंजारों के बारे में आपको ये दिया हुआ है, क्लास 7 की एनसीईआरटी में है मेरे ख्याल से शायद। ठीक है, 6 या 7 में से किसी में है, तो वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक, बंजारों के बारे में दिया है। ऐसी फायान, हालांकि ये तो आसान क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन भी आपको दिया हुआ है किसमें? कक्षा 6 की एनसीईआरटी में। ऐसे ही आपका ये चोल साम्राज्य से संबंधित क्वेश्चन है 2025 का। ठीक, तो ये आपका जो है हमारे अतीत, ये क्लास 7 की एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक।
ठीक है ना। ऐसी ये जागीरदार जमींदार के बीच क्या अंतर है 2019 में, ये भी क्लास 7th की एनसीईआरटी में दिया हुआ है, सीधा सीधा क्लास 7th की एनसीईआरटी में दिया है। ऐसी ये हुंडी क्या होता है 2020 के यूपीएससी में आया था, ये भी आपको सीधा सीधा क्लास 7th की एनसीईआरटी से उठाया है। ऐसे, अच्छा ये हो गया। ऐसे और भी बहुत सारे। अब देखो बात यहाँ पे ये है कि भाई हम ये नहीं बताने वाले कि एक एक पेज हम बताएं, मैं तो आपको केवल सैंपल बताएं, 2 साल का उठा के लेके आया क्लास 6 और 7। अगर मैं और दिखाना चाहूँ पर चला 3-4 घंटे क्लास उसी पे चली जाएगी, बट हमारे लिए उसका कोई मतलब नहीं है। बस आइडिया, बस हमें ये लगना चाहिए कि भाई जो पढ़ने जा रहे हैं उसका इंपॉर्टेंस है, उसको पढ़ना है अच्छे से, ठीक है। तो मैं होपफुली समझता हूँ वो चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। चलो अब इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं कि भाई आपके पास एनसीईआरटी जो है वो अलग अलग है, ठीक है। आपके पास एनसीईआरटी अलग अलग है और वर्तमान में 3 तरीके की एनसीईआरटी हमें दिखाई दे रही हैं। एक एनसीईआरटी पुरानी है, ठीक है, जो 2005 से पहले चला करती थी। तो प्राचीन भारत की आर एस शर्मा की आती थी, मध्यकालीन भारत की सतीश चंद्र की आती थी, आधुनिक भारत की बिपिन चंद्र की आती थी। बाद में क्या हुआ, डिसकंटिन्यू हो गई। तो डिसकंटिन्यू हो गई तो ओरिएंट ब्लैक स्वान पब्लिकेशन ने इनको बुक फॉर्म में पब्लिश कर दिया और बहुत सारे विद्यार्थी इनको पढ़ते हैं, ठीक है। अच्छी किताबें पढ़ी जा सकती हैं। दूसरा नई एनसीईआरटी, ये 2005 से लेकर 2024 तक चली। तो हमारे अतीत भाग 1, 2, 3, 6, 7, 8, फिर भारतीय इतिहास के कुछ विषय क्लास 12, फिर 9, 10 में है। तो ये सब एनसीईआरटी नई वाली है। और अब 2025 से सबसे नई आई है सामाजिक विज्ञान, इसमें क्लास 6 और 7 की आई है, आगे और भी आएंगी। तो फिलहाल जो हमारा फोकस होगा ये होगा मेन फोकस, क्योंकि ये सारी एनसीईआरटी अवेलेबल है। ये वाली एनसीईआरटी पूरी नहीं आई है, 6th और 7th की ही आई है। जब और आगे आएंगी तो इसको हम करेंगे। फिलहाल हमारा मेन फोकस इस पे रहेगा। ये वाली एनसीईआरटी कौन सी है भाई दिखा देता हूँ। क्लास 6 to 12 में कौन कौन सी, एक बार देख लो, थोड़ा आइडिया हो जाए। ये वाली देखो, हमारे अतीत भाग 1 क्लास 6 की है, हमारे अतीत भाग 2 क्लास 7 की है। क्लास 6 में प्राचीन भारत, क्लास 7 में आपकी मध्यकालीन भारत। हमारे अतीत भाग 3 ये क्लास 8 की मॉडर्न। क्लास 9 की भारत और समकालीन विश्व, इसमें वर्ल्ड हिस्ट्री और इंडियन हिस्ट्री मिला के दिया हुआ है। इसके अलावा भारत और समकालीन विश्व भाग 2 ये आपको जो है देखने को मिलेगा, जिसमें आपको क्लास 10th और क्लास 11 दोनों वर्ल्ड हिस्ट्री और इंडियन सेक्शन दोनों दिया हुआ है, ठीक है। तो उसके चैप्टर्स हम करेंगे। इसके अलावा ये आपकी क्लास 12th की है, भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 1 प्राचीन भारत, भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 2 मध्यकालीन भारत, भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 3 आधुनिक भारत। ये आपकी नई एनसीईआरटीज आई हैं, समाज का अध्ययन और उसके आगे। ये जब कंप्लीट आ जाएंगे तो इसको हम अलग से करेंगे, ठीक है। हमारा फोकस क्या रहेगा, ये वाली एनसीईआरटी रहेगा, ठीक है। ऐसी ये ओल्ड एनसीईआरटी है, ठीक है, रामशरण शर्मा की है। ये पहले एनसीईआरटी फॉर्म में आती थी, फिर ओरिएंट ब्लैक स्वान ने बुक फॉर्म में ऐसे छापा इसको। एनसीईआरटी फॉर्म में ये ऐसी आती थी, फिर ओरिएंट ब्लैक स्वान ने मध्यकालीन भारत की किताब इसको ऐसे करके छापा। ऐसी आधुनिक भारत की एनसीईआरटी पहले ऐसे आती थी, फिर उसको विपिन चंद्र ने की किताब को ऐसे छापा गया। तो इसको भी हम करेंगे, बट हमारा मेन फोकस किस पे रहेगा, हमारा मेन फोकस रहेगा हमारी नई एनसीईआरटी पे। उसमें पुरानी एनसीईआरटी की बातें भी आ जाएंगी और सबसे नई एनसीईआरटी की बातें भी आ जाएंगी, कोई भी चीज छूटेगी नहीं, बट मेन फोकस हमारा नई एनसीईआरटी पे रहेगा, ठीक है। तो ये चीज हमारा हो गया, ठीक। देखो ये जो मैंने आपको सेक्शन बताया था ना शुरुआत में, ये वाला देखो, ये वाला जो सेक्शन है कि बेसिक की प्रारंभिक कक्षा में एनसीईआरटी पे जो जो डिस्कशन था वो मैंने आपको बता दिया। क्या है बता दिया, महत्ता बता दिया, कैसे करें बता दिया, कौन सी पुस्तकें हैं ये भी मैंने आपको बता दिया। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारी जो शुरुआत होगी वो प्राचीन भारत से होगी, यानी एकदम बेसिक से होगी, ठीक है। तो हम कहाँ से शुरू करेंगे, हम क्लास 6 की एनसीईआरटी से शुरू करेंगे और उसमें भी हम सबसे पहले इतिहास क्या है इसको समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो चलो इसको देख लेते हैं। यहाँ पे देखो, तो जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे आप देखिए, कहाँ गया भाई, ये वाला है देखो। ये आपका दिया हुआ है सामाजिक विज्ञान हमारे अतीत भाग 1 कक्षा 6 के लिए इतिहास की पाठ्य पुस्तक, ठीक। इसमें देखो यहाँ पे आपको जो है कुल मिला के 12 चैप्टर्स दिए हुए हैं। कुल मिला कितने चैप्टर्स दिए हुए हैं, 12 चैप्टर्स दिए हुए हैं। अगर आप लेटेस्ट एनसीईआरटी उठाएंगे तो इसमें जो है कुछ चैप्टर डिलीट कर दिए हैं, कोरोना के बाद कुछ चैप्टर डिलीट कर दिए गए थे, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि उसमें जो डिलीट हुए हैं वो भी कर लें, ठीक है। तो जितना हो पाएगा उतना करेंगे। तो इसमें पहला वाला चैप्टर जो है हम स्टार्ट करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया था शुरुआत में, क्या कब कहां और कैसे। क्या कब कहां और कैसे, इससे हम शुरुआत करेंगे।
जिसमें अभी जो है मैं आपको दो चीजों के बारे में बताऊंगा, फिर उसके बाद जो है हम आगे अगली क्लास में बात करेंगे। तो क्या, कब, कहाँ और कैसे में सबसे पहले हम बात करेंगे क्या और कब की। ठीक है, क्या और कब की। तो उसका मैं आपको एक थोड़ा सा बता देता हूँ, फिर आपको समझा दूंगा, सब समझ में आ जाएगा। इसमें बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, इजीली आप इसको समझ सकते हैं। तो बात करते हैं क्या और कब पर। क्या और कब। क्या का मतलब क्या हुआ, इतिहास क्या है। कब मतलब कोई घटना कब हुई इसका पता कैसे लगता है। दो चीजें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। तो जब हम बात करते हैं इतिहास क्या है की, तो बहुत सिंपल तरीके से आपको इसे समझना है। इतिहास दो तरीके से आप देख सकते हैं। एक हिंदी का शब्द है इतिहास, और एक अंग्रेजी का शब्द है हिस्ट्री। ठीक है। तो इतिहास जो हिंदी का शब्द है वो आपका तीन अक्षरों से मिलकर बना है। इति प्लस हा प्लस आस। इति प्लस हा प्लस आस। और इसका मतलब होता है ऐसा निश्चित रूप से हुआ। मूल रूप से किस पे बात करता है, तो मूल रूप से ये हमारे अतीत पे बात करता है। इतिहास क्या है, बिल्कुल सरल तरीके से समझिए, इतिहास अतीत का एक अध्ययन है। अंग्रेजी शब्द की बात करें तो हिस्ट्री वर्ड जो है वो ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया, ठीक है, इससे बना हुआ है, जिसका मतलब होता है एक प्रकार का इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन। इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन, यह भी एक प्रकार की जांच, अन्वेषण या अनुसंधान की बात करता है, जिसका संबंध किससे है, अतीत से है। तो अगर मैं एक लाइन में कहूं, अगर एक लाइन में कोई आपसे पूछा कि अच्छा बताओ इतिहास पढ़ रहा हो, इतिहास क्या होता है, तो आप करोगे, आप कहोगे इतिहास कुछ नहीं है, इतिहास अतीत का एक अध्ययन है। इतिहास कुछ नहीं है, इतिहास अतीत का एक अध्ययन है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात कि भाई जो अतीत का अध्ययन किया जा रहा है वो मानव को केंद्र में रख के किया जा रहा है। किसको किया जा रहा है, मानव को केंद्र में रख के किया जा रहा है। आप याद रखिएगा कि भाई इतिहास हर चीज का होता है। ये पेन देखो, इस पेन का भी एक इतिहास रहा होगा। ठीक, आपका मोबाइल जो आपके हाथ में, जिसे आप बहुत प्यार से देखते हो, अरे क्या क्या है इसमें, उसका भी एक इतिहास रहा होगा। आप जिस हीरो हीरोइन को पसंद करते हो, जिस फिल्म स्टार को पसंद करते हो, उसका भी कोई इतिहास रहा होगा। यहां तक कि जिस कुर्सी के ऊपर आप बैठे हो उसका भी एक इतिहास रहा होगा। तो क्या हर किसी का इतिहास पढ़ेंगे? याद रखिएगा, जो मानव इतिहास है वही जो है अतीत का अध्ययन हम इतिहास विषय में करते हैं। बाकी सब्जेक्ट का दूसरी जगह, कि भाई अगर पृथ्वी का इतिहास पढ़ना है तो जियोलॉजी में पढ़ा जाता है या ज्योग्राफी में पढ़ा जाता है ना। और किसी चीज का इतिहास पढ़ना है, सब चीज इतिहास ही तो है, तो बाकी सब्जेक्ट में पढ़ा जाता है। भाई प्राणी विज्ञान में प्राणियों का इतिहास, ठीक है, नृ विज्ञान एंथ्रोपोलॉजी मानवों का इतिहास, ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, मानवीय कृत्यों का इतिहास। तो ये ध्यान रखिएगा, मानव को केंद्र में रखकर, मानव को केंद्र में रखकर जो इतिहास का अध्ययन किया जाता है उसी को कहा जाता है मानव इतिहास। ठीक है, याद रखिएगा। अब क्वेश्चन यहां पे ये उठता है कि भाई ये इतिहास का अध्ययन कब, इसका मतलब क्या हुआ, कैसे पता चलता है कि कोई घटना कब घटी। तो इसको सीक्वेंस करने के लिए हम कुछ टर्मिनोलॉजीज का इस्तेमाल करते हैं, कुछ वर्डोलॉजीज का इस्तेमाल करते हैं। वर्डोलॉजीज का मतलब क्या हुआ, इसमें कुछ शब्द हैं जो आप देखिएगा जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग वाले हैं। जैसे कि एक है, उसे अंग्रेजी में कहते हैं बीसी, बिफोर क्राइस्ट। एक वर्ड होता है एडी, एनो डोमिनी। ठीक, एक वर्ड होता है बीसीई, बिफोर कॉमन एरा। एक वर्ड होता है सीई, कॉमन एरा। आजकल नई किताबों में इस्तेमाल होने वाला है शब्द बीपी, बिफोर प्रेजेंट। ये सब क्या होता है, ये सब कैलेंडर पर आधारित संकल्पनाएं हैं। जैसे कि हम पूरा का पूरा जो समय गणना करते हैं वह एक कैलेंडर के बेस पे करते हैं। पूरी दुनिया में जो वर्तमान में कैलेंडर चल रहा है वो ईसाई कैलेंडर है। ठीक है, वर्तमान में ना ईसा मसीह के जन्म के आधार पर उसको निर्धारित किया गया है कि जिस दिन ईसा मसीह का जन्म हुआ उसी दिन से माना गया कि नया जो है एक तरीके का युग प्रारंभ हुआ है, और इस आधार पर जो है हमारा एक नया कैलेंडर अस्तित्व में आया जो आज पूरी दुनिया में चलता है। तो अगर मैं कहूं कि मान लो आज जो है 2025 चल रहा है, मान लो अगर मैं कहूं कि आज जो है अक्टूबर का महीना चल रहा है, मान लो अगर मैं कहूं कि आज जो है, आज क्या तारीख है, आज 19 तारीख है, मान लो 19 अक्टूबर का दिन है, तो ईसा मसीह को जन्म लिए हुए कितना समय हो गया, तो आप कहेंगे कि ईसा मसीह को जन्म लिए हुए 2025 साल हो गए।
10 महीने हो गए, 19 दिन हो गए, ठीक है, मिनट घंटे भी जोड़ सकते हैं, इस तरीके से चल रहा है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है, आप खुद ही सोचिए कि भाई ऐसा तो है नहीं कि ईसा मसीह जब जन्म लिए थे उसी से समय जो है दुनिया शुरू हुई थी। जो ईसा मसीह को जन्म दिए होंगे उनके माता पिता, वो तो उनसे पहले जन्म लिए होंगे ना, है ना। अब कई लोग बोलेंगे अरे ऐसे कैसे, ईसा मसीह तो ईश्वर है, वो कहाँ से जन्म लेंगे। लेकिन फिर भी अगर अब जमाने हिसाब से देखें तो माता पिता उनके रहे होंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि ईसा मसीह से पहले भी दुनिया रही होगी, ईसा मसीह के बाद भी दुनिया रही। तो इसकी गणना कैसे हो, तो इसी के लिए कॉन्सेप्ट आता है आपका बीसी और एडी। बीसी मतलब हो गया बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा मसीह के जन्म के पहले। एडी का मतलब हो गया एनो डोमिनी, ईसा मसीह के जन्म के काल में। इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड, एनो डोमिनी, इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड, बिफोर क्राइस्ट यानी ईसा पूर्व, हिंदी में कहते हैं ईसा पूर्व, और एडी को हिंदी में कहते हैं ईसवी। कुछ लोगों को इस पे आपत्ति हो गई कि क्राइस्ट का नाम क्यों आ रहा है, तो बाद में जो है इसको और सेकुलराइज किया गया, तो BCE आ गया, बिफोर कॉमन एरा, यानी पूरी दुनिया में जो चल रहा है कॉमन एरा, CE वर्ड आ गया, संबंध ईसा मसीह के जन्म से ही है, ठीक है, याद रखिएगा। दूसरा चीज क्या है, अभी वर्तमान में जो शब्द इस्तेमाल होता है उसे कहते हैं BP। BP में क्या होता है, उन्होंने BCAD का कॉन्सेप्ट ही हटा दिया, सीधा सीधा आज से इतने साल पहले। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है जो मैं आपको अभी बताऊंगा कि भाई कैसे पता चले या किसी गणना का जो है अध्ययन कैसे हो, कि मैंने कहा, उदाहरण बता रहा हूं, मैंने कहा सिंधु घाटी सभ्यता आज से 4500 साल पहले हुई, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वह 2500 ईसा पूर्व में देखी गई, 2500 BC। आज से जोड़ेंगे तो 2000 जोड़ देंगे, अगला जाएगा तो घटा देंगे। कैसे, अभी मैं आपको दिखाता हूं। देखो सारा चीज मैंने लिखा हुआ है, दोबारा समझा देता हूं, समझ में आ जाएगा। ये देखो भाई, हम सबसे पहले कक्षा 6 की NCERT में हमारे अतीत भाग 1 अध्याय करेंगे, क्या कब कहां और कैसे। इसमें मुख्य रूप से हम बात करेंगे इतिहास के परिचय पे और पाषाण काल पे। तो बेसिक्स पे बात करते हैं। इतिहास क्या है, हिस्ट्री क्या है। शाब्दिक अर्थ इतिहास, इति प्लस हा प्लस आस, 3 शब्द से बना है। इति मतलब ऐसा ही, हा मतलब निश्चित रूप से, आस मतलब था, यानी ऐसा ही निश्चित रूप से था, यानी बात हो रही अतीत की। क्या है, अतीत का वर्णन। अंग्रेजी का जो हिस्ट्री शब्द है वो हिस्टोरिया से बना है, जिसका मतलब होता है इन्वेस्टिगेशन एंड इंक्वायरी। ये एक प्रकार की जांच या अनुसंधान को दर्शाता है जो किससे संबंधित है, अतीत से संबंधित है। तो इतिहास क्या है, इतिहास अतीत का एक अध्ययन है। अतीत का अध्ययन किसका, तो मानव का, यानी इतिहास कैसा है, मानव केंद्रित इतिहास है, ठीक है। अब ये SSC लेवल का है, याद कर लीजिएगा कि भाई जो इतिहास के पिता हैं वो इनको हेरोडोटस को माना जाता है। हेरोडोटस जो थे वो 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के, ठीक है, 5th सेंचुरी BC। अब 5th सेंचुरी BC का मतलब क्या हुआ, 500 ईसा पूर्व, ठीक है, 500 ईसा पूर्व। अगर मैं आज से जोड़ूं तो क्या करेंगे, याद रखिएगा, मैं आपको सूत्र बताने जा रहा हूं कि भाई अगर BC को देखा जाए, मैं कहूं कि भाई 500 BC आज से कितना साल पहले, तो आप उसमें ऐड कर दीजिएगा। कौन सा साल चल रहा है, 2025। 2025 में 500 जोड़ दो, ठीक है। अगर मैं 25 हटा दूं, 2000 रख लूं, तो 2000 में 500 जोड़ दो। आज से 2500 साल पहले, ठीक है, 2500 साल पहले हेरोडोटस हुए, तो ईसा पूर्व 2000 जुड़ जाता है, ईस्वी में 2000 में से घट जाता है, ऐसे करके। जैसे होता ना, हमारा देश कब आजाद हुआ, 1947 में आजाद हुआ, तो आज से घटा देंगे, 2025 में से 1947 घटा दो, तो जितना साल आया उतने साल पहले हमारा देश आजाद हुआ। तो जब AD में चलते हैं तो घटा दिया जाता है, BC में चलते हैं जोड़ दिया जाता है, याद रखिएगा। तो आज से 2500 साल पहले हेरोडोटस नाम के एक ग्रीक इतिहासकार हुए, ठीक है, वो ग्रीस के रहने वाले थे, ग्रीक इतिहासकार। इन्होंने जो है ठीक, या ग्रीस इतिहासकार लिख दीजिए, ग्रीक इतिहासकार थे वो। इन्होंने जो है तथ्यों, संकल्पना और तिथियों को शामिल करते हुए वास्तविक इतिहास लिखा। मतलब इनसे पहले और इनके जमाने में भी इतिहास लिखा जाता था, बट कपोल कल्पनाएं होती थी, ठीक है, कल्पनाएं, लोगों को जो आकर्षित करने के लिए, अपनी किताब बेचने के लिए जो है कहानियां बुनी जाती थी। तो बहुत सारे लोग जो है उसको इतिहास नहीं मानते। इतिहास वही होता है जो वास्तविक तथ्यों के आधार पर लिखा जाता है। इसके बारे में भी मैं आपसे आगे बात करूंगा कि भाई
कैसे पता चला, जैसे उदाहरण में मैं आपको बता रहा हूं, कैसे पता चला कि अशोक नाम का एक राजा हुआ? अशोक नाम की कोई कल्पना भी तो हो सकती है ना। तो मैंने कहा कि भाई अशोक के बारे में मुझे तब पता चला जब अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए और उस पे अशोक नाम मिला, या फिर अशोक के अभिलेखों पे जो देवा नाम पियदस्सी नाम का जो शब्द मिलता है उसकी अशोक के साथ साम्यता बैठाई गई, ऐसे पता चला अशोक के बारे में। तो इतिहास में जो भी चीजें हम पढ़ते हैं वो तथ्यों के आधार पर पढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट्स तिथियों के आधार पर पढ़ते हैं। और इसकी शुरुआत किसने करी थी? हेरोडोटस ने करी थी। ठीक। फिर उसके बाद और भी इतिहासकार हुए और उन्होंने अपने तरीके से इतिहास को परिभाषित किया। जैसे एक इतिहासकार हुए लियोपोल्ड वॉन रैंके। ठीक है, इनको फादर ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री कहा जाता है, आधुनिक इतिहास के पिता। इनका कहना था कि इतिहास का जो कार्य है वह अतीत का वैसा ही वर्णन करना है जैसा वह वास्तव में था। हालांकि ऐसा होता नहीं है, लेकिन फिर भी ये कह रहे हैं कि इतिहासकार का जो कार्य है वो अतीत का वैसा वर्णन करना है जैसा वह वास्तव में था। इसी तरीके से ईएस कार जो थे वो एक ब्रिटिश हिस्टोरियन थे। और आपकी जो नई एनसीईआरटी आई है 2025 वाली, उसमें ईएच कार को ही शामिल किया गया उनकी डेफिनेशन को। ठीक है, तो इनकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। वो कहते हैं कि इतिहास जो है वो इतिहासकार और उसके तथ्यों के बीच एक संवाद है। ठीक है, संवाद। और ये अतीत और वर्तमान के बीच का एक निरंतर संवाद है। हम आज के नजरिए से प्राचीन इतिहास को देखते हैं। हमारा आज का नजरिया प्राचीन इतिहास को देखने का है। अगर आज का नजरिया बदल जाएगा तो प्राचीन इतिहास को देखने का नजरिया बदल जाएगा। जैसे कि उदाहरण, सती प्रथा। भाई जब राजा राम मोहन राय के जमाने में सती प्रथा हुआ करती थी तब उसको वैलिडिटी प्राप्त थी। राजा राम मोहन राय ने इसको क्वेश्चन किया, आज इसको वैलिडिटी प्राप्त नहीं है। तो आज हम उसको देखते हैं कि भाई कैसे उसको बैन किया गया, कैसे लोग जो है उसको स्वीकार करे हुए बैठे हुए थे। तो पहले के जमानों में चल रहा था, आज नहीं चल रहा। ठीक है, ऐसी पशु अधिकारों को लेकर कहा जाता है कि मैं अपनी क्लास में कहता हूं बच्चों को कि देखो बेटा, आज तुम कुत्ते को कुत्ता बोल दे रहे हो, आज से 100 साल बाद अगर तुमने कुत्ते को कुत्ता कह दिया तो हो सकता है कि वो कुत्ता तुम्हारे ऊपर केस कर दे। ठीक है, सीधा सुप्रीम कोर्ट में और तुमको जेल हो जाए कि इस आदमी ने मुझे कुत्ता कैसे कह दिया। ठीक है, जैसे होता ना कि आज जाति सूचक शब्द, किसी को जाति सूचक शब्द से पुकार दो तो आपको जेल हो सकती है। 100 साल पहले हो सकता है ऐसा ना हो, व्यक्तियों को जाति सूचक शब्दों से पुकारा जाता हो, अरे तू सुनार है, तू लुहार है, तू ये है, तू वो है। ठीक है, आज जो है आपको जेल हो जाएगी। ठीक है, स्पेशली जो है अगर आप अनुसूचित जाति जनजाति के अधिनियम के दायरे में आते हैं। ऐसे ही मैं बताता हूँ कि आज से हो सकता है 50 साल बाद, 100 साल बाद, अगर मान लो कोई कुत्ता जा रहा हो तो कहे ए कुत्ते इधर आ, तो वो कुत्ता आपके ऊपर केस कर देगा। वो कुत्ता नहीं करेगा तो उसका मालिक कर देगा। समझ रहे हैं? तो ये चीजें बदलती हैं, इतिहास लगातार चेंज होता है। तो इतिहास जो होता है वो इतिहासकार और तथ्यों के बीच संवाद है, जिसमें अतीत और वर्तमान के बीच एक निरंतर संवाद देखने को मिलता है। ये चीज आप याद रखिएगा। जैसे जैसे समय बदलता है वैसे वैसे इतिहास को देखने का नजरिया बदलता जाता है। जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे चीजें बदल रही हैं, और उसी हिसाब से ह्यूमन डेवलपमेंट को ट्रेस करता है हमारा हिस्ट्री। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखो दूसरा चीज कि भाई कब क्या हो गया, अब आएगा कब। कि भाई इतिहास को समझने की जो मूलभूत संकल्पना होती है उसे कहा जाता है टाइमलाइन। टाइमलाइन का मतलब क्या हुआ कि इतिहास और घटनाओं को काल अनुक्रम में लगाने की क्रिया। कि कोई घटना कैसे हुई, कोई घटना कब हुई, कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए कैलेंडर्स का यूज किया जाता है। वर्तमान में जो कैलेंडर सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है वो ग्रेगोरियन कैलेंडर, या आप कह सकते हैं क्रिश्चियन कैलेंडर, या कह सकते हैं ईसाइयों वाला कैलेंडर या अंग्रेजों वाला कैलेंडर चल रहा है पूरी दुनिया में, जिसका संबंध ईसा मसीह से है, जिसमें ईसा मसीह के जन्म से शुरुआत उसको माना गया, और ईसा मसीह के जन्म से पहले की घटनाओं को अलग शब्द में डिनोट किया जाता है, ईसा मसीह के जन्म के बाद की घटनाओं को अलग शब्द से डिनोट किया जाता है। और इसी आधार पर संकल्पनाएं आती हैं आपकी बीसी, बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व, एडी, एनो डोमिनी, इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड, ईश्वर के वर्ष में, ईसवी, बीसीई, बिफोर कॉमन एरा, ईसा पूर्व या ईसवी पूर्व, और बीपी, बिफोर प्रेजेंट, आज से पहले। ठीक है, ये शब्द जो है आपके चलते हैं। अब
ये मैंने आपको बता दिया। दुनिया में समय को समझने के लिए कैलेंडर का इस्तेमाल होता है। जैसे ईसाई कैलेंडर, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचलित है, ईसा मसीह के जन्म पर आधारित है। इसको जूलियन या ग्रेगोरियन कैलेंडर भी कहते हैं। इसके अलावा मुस्लिमों का जो कैलेंडर होता है उसको हिजरी, ठीक है, हिजरी संवत के आधार पर कहा जाता है, हिजरी संवत, ठीक है, हिजरी संवत। ये आपका जो है 622 ईस्वी से माना जाता है, जब आपके ईसा मसीह, सॉरी माफ कीजिएगा, जब आपके मोहम्मद साहब जो है मक्का से मदीना जो है आपका हिजरत किए थे, उसके साल के आधार पर माना जाता है। ये चंद्रमा पे आधारित होता है। जो हिंदुओं का कैलेंडर होता है, हिंदुओं के हालांकि बहुत सारे कैलेंडर हैं, लेकिन विक्रम संवत सुना होगा आपने, विक्रम संवत, ये आपका 57 ईसा पूर्व, ठीक है, या 58 ईसा पूर्व भी होता है, इसके आधार पर है। तो अलग अलग प्रकार के कैलेंडर हैं, ठीक। सबसे ज्यादा कौन सा चलता है? ईसाई का कैलेंडर चलता है। अब देखो, ये आपकी एक टाइमलाइन है, ये आपकी आधारित है किसके ऊपर? तो ईसा मसीह के जन्म के आधार पर है, कि भाई ईसा मसीह का जन्म हुआ तो जिस दिन वो जन्म लिए उस दिन एक दिन के हो गए होंगे। अब ऐसा तो नहीं है कि ईसा मसीह जन्म लिए तो 0 दिन के होंगे। तो ये जो टाइमलाइन बनाई जाती है वो एक दिन से बनाई जाती है। अब ईसा मसीह के जन्म से आगे बढ़े, हम बढ़ते गए, 1 दिन के, 2 दिन के, 3 दिन के हुए, हमारे ईश्वर आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो इसी में आगे बढ़िएगा तो आज के दौर में पहुंच जाएगा 2025 में। अब इसी के बीच बहुत सारी घटनाएं हुई कि भाई 78 AD ये आपका जो है कुषाण, ठीक, इसको शक संवत कहा जाता है, इसको शक संवत कहा जाता है, ठीक। 78 ईस्वी माना जाता है। इसमें कनिष्क जो है राज्यारोहण किया था। हालांकि अभी राज्यारोहण की तिथि बदल गई है कनिष्क की, लेकिन पारंपरिक रूप से ऐसा माना जाता है, ठीक। ये 319 है आपका, ये आपका गुप्त संवत माना जाता है, ठीक है, गुप्त काल का प्रारंभ माना जाता है, ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम, गुप्त काल, तो इसको गुप्त संवत का तिथि माना जाता है, गुप्त संवत, ठीक है। ऐसे 622 मैंने आपको बताया, इसको हिजरी संवत कहा जाता है, हिजरी संवत कहा जाता है। 1947 में जो है भारत आजाद हुआ, 1947 में क्या हुआ? भारत आजाद हुआ। तो पढ़ते पढ़ते आगे आ गए। अब कोई आपसे ये कहे, ठीक है, इस पे क्वेश्चन भी आता है, इस पे क्वेश्चन भी आता है कि अगर मान लीजिए आपसे ये पूछे कि आज 2025 चल रहा है, आज 2025 चल रहा है, ठीक है, और 2025 साल हो गए ईसा मसीह को जन्म लिए, तो क्वेश्चन ये उठता है कि हिजरी संवत के हिसाब से कौन सा साल चल रहा होगा? तो हिजरी संवत कौन सा है? 622। कैसे निकालेंगे? तो याद रखिएगा, अगर ईस्वी में कोई चीज चल रही होगी तो उसको घटा दिया जाएगा। तो अगर हिजरी संवत के हिसाब से मैं साल निकालूं तो कौन सा निकलेगा? 2025 में से आप 622 घटा दीजिए, ठीक है। 2025 में से क्या कीजिए? 622 घटा दीजिए। तो 5 में से 2 गया 3, अब इधर आ गया, ये एक इधर ले लिया, 11 में से 2 गया 9, ठीक। उसके बाद ये 9 आ गया, 9 में से 6 गया 3, और फिर ये 1 बचा, 1393 हिजरी संवत, ठीक है। तो याद रखिएगा, अगर ईस्वी में हमें कोई तिथि निकालनी होती है तो ईस्वी में तिथि को निकालने के लिए उसको माइनस किया जाता है, माइनस किया जाता है। जैसे मैं कहूं कि भाई आज से भारत कितने साल पहले आजाद हुआ, तो कैसे निकालिएगा? तो 2025 में से, ठीक है, 1947 घटा दो, तो आपके 15 में से 7 गया 8, ठीक, फिर 11 में से 4 गया 7, तो 78 साल पहले हमारा देश आजाद हुआ। समझ रहे हैं भाई? मैंने महीने का हिसाब नहीं लगाया, इस ईयर के हिसाब से लगाया, तो 78 साल आ गया। ऐसे ही आप संवत के हिसाब से निकाल सकते हो। तो अगर माइनस में जाइएगा, मतलब सॉरी, अगर ईस्वी में जाइएगा, अगर 2 तिथियां ईस्वी में दी हो, दोनों तिथियां ईस्वी में दी हो, कि 2025 में भी ईस्वी में है, हिजरी भी ईस्वी में है, शक भी ईस्वी में है, गुप्त भी ईस्वी में है, भारत की आज़ादी भी ईस्वी में है, तो आज से उसकी तुलना करने के लिए उसको घटा दिया जाता है। और अगर ऐसा हो कि कोई तिथि आपको ईसा पूर्व में दी हो, जैसे मान लो मैंने कहा, यहां पे देखो दिया हुआ भी है कि भाई 57 ईसा पूर्व, मैंने आपको बताया 57 ईसा पूर्व आपका क्या है? विक्रम संवत। 57 ईसा पूर्व आपका क्या है? विक्रम संवत। 326 ईसा पूर्व,
ठीक है, 326 ईसा पूर्व में क्या हुआ था? सिकंदर ने भारत पे अटैक किया था। ठीक है, 326 ईसा पूर्व में क्या किया था? सिकंदर का आक्रमण हुआ था। एक मिनट भाई, ये क्या हो गया? अच्छा सॉरी, 326 ईसा पूर्व में क्या हुआ था? सिकंदर का आक्रमण हुआ था। सिकंदर आक्रमण, सिकंदर ने क्या किया था? आक्रमण किया था। ठीक, तो अगर मैं कहूं कि अच्छा ये बताओ आज से कितने साल पहले सिकंदर ने आक्रमण किया? ऐसी 563 ईसा पूर्व, 563 ईसा पूर्व में क्या हुआ था भाई? तो 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म। तो अगर मान लो मैं आपसे ये कहूं कि अच्छा ये बताओ आज से कितने साल पहले गौतम बुद्ध जन्म लिए, कैसे निकालिएगा? तो अगर पहले चल रहा हो, ईसा पूर्व में चल रहा हो, तो आर से जोड़ दिया जाता है। देखो ऊपर लिखा हुआ है, ईसा पूर्व में चल रहा हो तो आर से जोड़ दिया जाता है, ईसवी में चल रहा हो तो घटा दिया जाता है, ईसा पूर्व में चल रहा हो तो जोड़ दिया जाता है, ईसवी में चल रहा हो तो घटा दिया जाता है। याद रखिएगा। तो अगर मान लीजिए मैं कहूं कि भाई अभी कौन सा साल चल रहा है विक्रम संवत के हिसाब से, तो मैं क्या करूंगा? 2025 में 2025 में 57 जोड़ दूंगा। तो 5 7 5 12 का 2 हाथ से लगा 1 8, ठीक है, और आपका 20, तो 2082, ठीक है, विक्रम संवती। अब मैंने महीनों की गणना नहीं की है, तो महीनों की गणना के हिसाब से हो सकता है कि भाई चैत्र हमारा गुजर गया तो 2083 आ गया हो। ठीक है, उसकी गणना नहीं कर रहा हूँ मैं, अभी साल की गणना के हिसाब से आपको बता रहा हूँ। महीनों की गणना करेंगे तो हो सकता है 2083 हो जाए, है ना? तो आप ये मत बोलिएगा अरे 2083 चल रहा, आपने 2082 कैसे बता दिया? तो मैं महीनों की गणना नहीं कर रहा हूँ, साल के हिसाब से बता रहा हूँ। ठीक, ऐसे सिकंदर का हमला आज से कितने साल पहले हुआ? तो आप क्या कीजिएगा? 2025 में 326 जोड़ दीजिएगा। 6 में से 5 गया 1, ठीक है, नहीं सॉरी जोड़ना है ना, तो 5 और 6 11, 1 फिर 1 आ गया 5, ये हो गया ना, फिर 3 और ये 2, तो 2351 साल पहले, 2351 साल पहले सिकंदर ने अटैक भारत पे किया था। ऐसे ही आपके ईसा मसीह सॉरी गौतम बुद्ध कब जन्म लिए? तो 2025 में आप क्या कीजिए? 563 जोड़ दीजिए। 5 3 8, 6 2 8 और 5 और 2, 2588 साल पहले गौतम बुद्ध जन्म लिए थे। ठीक है, तो फॉर्मूला होपफुली आपको समझ में आया होगा। ठीक, कि अगर आपको ईसवी से ईसवी को निकालना होता है तो घटा दिया जाता है, और अगर आज से पुराना निकाला जाता है विक्रम संवत वाला तो उसको जोड़ दिया जाता है। जैसे देखो ये वाला उदाहरण देखो, उदाहरण देखो कि भाई सिंधु घाटी सभ्यता कब हुई थी? तो 2500 ईसा पूर्व में हुई थी। तो आज से कितने साल पहले? 2500 में 2025 जोड़ दीजिए, 4525 साल पुरानी आपकी सिंधु घाटी सभ्यता है। ऐसी भारत स्वतंत्र कब हुआ? तो 1947 ईस्वी, ईस्वी है, और 2025 भी ईस्वी है, घटा दिया 78 साल पहले हुआ। तो ईसा मसीह सॉरी ईसा पूर्व, इसको बिफोर क्राइस्ट या बिफोर कॉमन एरा कहते हैं, इसमें आर से जोड़ दिया जाता है। और ईसवी, इसको एडी एनो डोमिनी या कॉमन एरा कहते हैं, इसमें आर से घटा दिया जाता है। इस सिंपल सा आप फॉर्मूला याद रखिएगा तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। और इस पे कई सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, जब पीवाईक्यू करेंगे ना तो इसके और भी हम अभ्यासों को करेंगे। ठीक है, यानी बीसी का मतलब क्या हुआ? अच्छा, अब बीपी का मतलब क्या होता है? बिफोर प्रेजेंट। तो होता क्या था कि पुरानी किताबों में बीसीसी कई बार लोगों को समझ में नहीं आता क्या चक्कर है, बहुत मैथमेटिक्स लगाना पड़ता था। तो जो नई किताबें अभी आई हैं उसमें उन्होंने सीई बीसी का कहानी ही खत्म कर दिया, उन्होंने सीधा बीपी लिखना शुरू कर दिया। ठीक है, कि अगर मान लो क्या करेगा, अगर मान लो क्या करेगा, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में लिखेगा तो वो लिखेगा सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, वो लिखेगा सिंधु घाटी सभ्यता और लिख देगा आपका 4500 बीपी, ऐसे करके लिख देगा। ठीक है, यानी निकाला था ना 4000, अब 25 हटा दिया क्योंकि 1000 साल में 25 का क्या वैल्यू, तो ऐसे लिख देता है कि सिंधु घाटी सभ्यता 4500 बीपी। ठीक है, वैदिक काल, वैदिक काल तो ये आपका 1500 ईसा पूर्व में था, 1500 ईसा पूर्व में, तो 3500 बीपी।
तो जब बीपी निकाल लिखा जाता है तो ईसा पूर्व को या ईस्वी को घटा के जोड़ के ऑलरेडी लिख दिया जाता है। इसमें आपको किसी चीज को घटाने या जोड़ने की जरूरत नहीं होती। तो आज की जो किताब है, आप देखिएगा एनसीईआरटी में भी, जो क्लास 12 की एनसीईआरटी है उसमें आपको क्रोनोलॉजीज दी गई हैं। तो क्रोनोलॉजीज में उन्होंने बीपी का ही इस्तेमाल किया है, ठीक है, जिसमें स्पेशली जो आपकी बिफोर कॉमन एरा वाली जो डेट्स हैं उसको बीपी में ही लिखा गया है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, कई बार स्टूडेंट्स को इसको लेकर कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी मेरे को इस बात पे क्वेश्चन पूछे कि मैंने उनको बताया, अभी हम आगे पढ़ेंगे पाषाण काल के बारे में, कि भाई मैंने कहा कि पाषाण काल 10,000 बीसी में शुरू हुआ। मैंने क्या बोला? मैंने बोला पाषाण काल जो है, मतलब पाषाण काल नहीं, नव पाषाण काल, सॉरी नव पाषाण काल। मैंने बोला कि नव पाषाण काल जो है वो 10,000 बीसी में शुरू हुआ। तो बहुत सारे स्टूडेंट ने मेरे से पूछा कि अरे सर जी आप कह रहे हो 10,000 बीसी में शुरू हुआ और एनसीईआरटी किताब में लिखा हुआ है 12,000, तो ये कैसे आप बोल दिए? तो मैंने कहा बेटा देखो, जो 12,000 लिखा है वो बीपी में लिखा है, बीपी आज से पहले, तो बीपी में 2,000 जुड़ जाएगा ना। देखो कैसे, नव पाषाण काल, या नव पाषाण काल छोड़ो, मध्य पाषाण काल, ठीक है, नव पाषाण काल तो इसके बाद में है, ठीक है, सॉरी मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल आपका शुरू हुआ 10,000 बीसी में, ठीक है, मध्य पाषाण काल शुरू हुआ 10,000 बीसी में। तो एनसीईआरटी किताब में आपको लिखा हुआ है 12,000 बीपी। तो बताओ कौन सा सही? दोनों ही सही है भाई, क्योंकि बीसी का मतलब हुआ कि जोड़ देना है, तो 2,000 इसमें ऐड कर दो, तो बीपी 12,000 हो जाएगा, बीसी में निकालेगा 10,000 हो जाएगा। तो कई सारे स्टूडेंट को कई बार इसमें कंफ्यूजन होता है। तो यही चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि आजकल की जो नई किताबें आ रही हैं एनसीईआरटीज वगैरह, उसमें बीपी की डेट लिखी होती है, और कई बार स्टूडेंट को इसको लेकर कंफ्यूजन हो जाता है, उन्हें लगता है अरे सर जी ये कैसा हिसाब किताब है। हालांकि मैं आपको बता दूं, ऑलरेडी मैं आपको बता दूं, पहले ही बता देता हूं कि भाई यूपीएससी और पीसीएस ने अब डेट्स का पूरा कहानी ही खत्म कर दी है, कि 90% क्वेश्चन अब डेट्स पे आते ही नहीं है, मुश्किल से 10% क्वेश्चन डेट पे आते होंगे। तो आपको एग्जैक्ट डेट याद रखना बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है, ठीक है। हाँ, क्रोनोलॉजी पता होना चाहिए भाई, ठीक है, क्रोनोलॉजी पे क्वेश्चन बहुत आता है, तो क्रोनोलॉजी का संबंध डेट से ही है, तो इनडायरेक्टली डेट आपको याद रखना पड़ेगा। लेकिन हाँ ये है कि बहुत पिन पॉइंट करके याद रखने की जरूरत नहीं है, मोटा मोटा आइडिया होना चाहिए और उससे आप आंसर निकाल दीजिएगा, ठीक है भाई। तो ये हो गया आज का आपका सेशन। अब अगले सेशन में जो है हम इसके आगे बात करेंगे, जिसमें क्लास 6 की एनसीईआरटी का जो फर्स्ट वाला चैप्टर है, जिसमें इतिहास का परिचय वाला पोर्शन पूरा करने के बाद फिर उसके बाद पाषाण काल वाला पोर्शन शुरू करेंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया, ये मैं आपको पिछली क्लास में भी बता चुका हूँ, ठीक है, कि हमारा जो पूरा का पूरा जो डिजाइनिंग है वो किस पे बेस्ड है। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि वो पिलर अप्रोचेस पे चलता है ना। तो 5+1, ठीक है, 5+1 पिलर अप्रोच, 5+1 पिलर अप्रोच। 5+1 पिलर अप्रोच का मतलब क्या हुआ कि भाई इसमें सबसे पहले आपका आ जाएगा बेसिक, ठीक है, बेसिक्स में आपका आ जाएगा एनसीईआरटी, ठीक, फिर उसके बाद इसमें आ जाएगा आपका एडवांस, फिर आ जाएगा इसमें आपका एडवांस, ठीक, इसमें एडवांस मतलब एनसीईआरटी से आगे तो स्टैंडर्ड बुक्स कह दीजिए, स्टैंडर्ड पुस्तकें, जैसे कि आपको हिस्ट्री में हो गया उपिंदर सिंह, सतीश चंद्र, है ना, शेखर बंदोपाध्याय, वर्ल्ड हिस्ट्री में नॉर्मन लोब, ये सब बुक्स हैं, तो एडवांस में हो जाएगा ये। फिर उसके बाद आप आ जाएगा तीसरा जो पिलर हो जाएगा आपका, तीसरा जो पिलर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पीवाईक्यूज, जिसमें पीवाईक्यूज में आपका चाहे प्रारंभिक परीक्षा का हो चाहे मुख्य परीक्षा का हो, दोनों शामिल करना है। और इसमें हम एक, उसे कहते हैं ना, एक मतलब मिश्रित दृष्टिकोण लेके चलेंगे, जिसमें आपका पीसीएस और यूपीएससी सारे पीवाईक्यूज को आपको करना है, क्योंकि यही आपको अल्टीमेटली बेनिफिट करेगा, ठीक है। तो पीवाईक्यू, पीटी प्लस मेंस, और आपका जो इसमें पीवाईक्यू होना चाहिए वो आपका होना चाहिए यूपीएससी प्लस आपका पीसीएस, ठीक है। अब आपके पास समय हो तो आप
यूपीएससी में आईएएस के अलावा चाहे तो सीपीएफ और सीडीएस के भी देख सकते हैं पेपर, लेकिन वो समय की बात है, लेकिन कम से कम आईएएस के तो और पीसीएस के तो देखने ही चाहिए। तो ये आपका हो गया थर्ड पिलर। चौथा वाला जो आपका पिलर हो जाएगा, चौथा वाला जो आपका पिलर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा करंट। करंट है ना, तो करंट कम से कम 1.5 साल का होना चाहिए। जैसे कि अगर आप 2026 में एग्जाम दे रहे हैं तो 2026 आपका लगभग मई जून में एग्जाम होगा, तो भाई जनवरी ये जो अभी आने वाला है, सॉरी जनवरी जो आपका निकल गया, जनवरी 2025 से लेकर आपका अप्रैल 2026 तक का करंट, लगभग 1.5 साल का करंट होना चाहिए। ठीक है, तो करंट कितना, 1.5 साल। करंट कितना, 1.5 साल। ठीक, और फिर उसके बाद पांचवा चीज इसमें आ जाएगा, 1 2 3 4, पांचवा हो गया। तो करंट के बाद इसमें आ जाएगा, अच्छा 5 हो गया, बेसिक हो गया, एडवांस हो गया, हाँ पांचवा हो गया उत्तर लेखन, आंसर राइटिंग, जो आपको मुख्य परीक्षा में अंतिम रूप से सफलता दिलाएगी, उत्तर लेखन। ठीक, और फिर उसके बाद इसमें +1 अप्रोच उनके लिए है, +1 जो है उनके लिए है जो पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो पीसीएस के लिए हो जाएगा आपका राज्य विशेष, स्टेट स्पेशल। स्टेट स्पेशल कि भाई अगर यूपी के हैं तो यूपी स्पेशल, बिहार के हैं तो बिहार स्पेशल, है ना, क्योंकि आपके एग्जाम में उससे भी क्वेश्चन आते हैं। तो बिहार स्पेशल का सिलेबस अलग है, यूपी स्पेशल का तो पूरा पेपर ही होता है, पेपर 5 और पेपर 6, तो वो जो है आपको ध्यान रखना है। तो ये आपकी है पिलर अप्रोच, 5+1 पिलर अप्रोच, जिसको हम फॉलो करेंगे और हर मॉड्यूल में इसको फॉलो किया जाएगा, चाहे वो आपका हिस्ट्री हो, चाहे आपका पॉलिटी हो, चाहे कोई भी सेक्शन हो, सब में इसको फॉलो किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए ये हो गया हमारा क्लास, आज का पहला क्लास। तो मैं उम्मीद करता हूँ जो भी हमने आपके साथ डिस्कशन किया वो चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अब इसी पॉलिसी अप्रोच को लेकर, इसी बेसिक अप्रोच को लेकर हम आपके साथ आगे बढ़ेंगे आगे की क्लासेस में। मैं उम्मीद करता हूं कि भाई जो मैंने आपको पढ़ाया है वो आपको सीधे समझ में आ रही होंगी। आप ज़रूर हमें फीडबैक देके बताइएगा कि किस तरीके से जो है आपको और चीज़ों का आगे बढ़ाना है। चलो भाई, तो आज की क्लास में फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ और विशेषताओं के साथ। तो ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, नमस्ते।